कभी कभी इंसान ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है कि वो जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है और उसके मात्र एक गलत फैसले की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां भी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद 3 लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है अंबेडकर नगर और इसी अंबेडकर नगर का एक थाना पड़ता है बेवाना। बेवाना थाने के अंतर्गत एक गांव आता है भितरीडीह। बात कर रहा हूं मैं 11 जून 2023 की सुबह के करीब 7 बजे के आसपास। दरअसल भितरीडीह गांव से थोड़ी ही दूरी पे एक स्कूल है जिसका नाम है एके पब्लिक स्कूल, जो स्कूल पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है और खंडहर में तब्दील हो चुका है। कोई भी व्यक्ति ना तो उसके अंदर आता है और ना ही जाता है। सुबह के 7 बजे के आसपास एक व्यक्ति जब शौच के लिए उस रास्ते से जा रहा था तो देखता है कि स्कूल के अंदर से काफ़ी मात्रा में धुआं निकल रहा था। व्यक्ति जैसे ही उस धुआं को देखता है उसे बड़ा अजीब सा लगता है। व्यक्ति ये जानने के लिए उस स्कूल के अंदर चला जाता है कि आखिरकार धुआं क्यों निकल रहा है। लेकिन व्यक्ति जैसे ही स्कूल के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे आग ही नहीं जल रहा है, बल्कि आग के अंदर एक मानव शरीर भी है। व्यक्ति जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है वो एकदम से घबरा ही नहीं जाता, बल्कि भागते दौड़ते गांव में जाता है और गांव वालों को इस बात की सूचना देता है। इधर गांव वालों को जैसे ही जानकारी मिलता है, धीरे धीरे लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दे देता है। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है। पर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक उस व्यक्ति का लगभग 90% शरीर जल चुका था। उसके डेड बॉडी को देखकर ये तो मालूम चल जाता है कि मरने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं हो पाता है। पुलिस जब घटनास्थल की बारीकी तरीके से मुआयना करती है तो उस घटनास्थल पर कुछ नशीली दवाइयाँ मिलती है और एक कंडोम का पैकेट मिलता है। पुलिस उन सारे सबूतों को इकट्ठा कर लेती है, डेड बॉडी को सबसे पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। लेकिन पुलिस के सामने भी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि जब तक मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त नहीं हो जाता, पुलिस इस केस में एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। पर पुलिस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये भी होता है कि मरने वाले व्यक्ति का शिनाख्त कैसे कराए, क्योंकि ना तो उसका कोई फ़ोटो था और उस घटनास्थल पर जो प्रमाण मिला था उससे उसकी कोई पहचान भी नहीं हो रही थी। पुलिस एरिया के तमाम थानों में भी पूछताछ करती है, लेकिन किसी भी थाने में किसी लड़के और व्यक्ति का कोई गुमशुदगी का रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराया गया था। पुलिस को समझ में नहीं आता है कि इस केस को आगे कैसे बढ़ाए, लेकिन पुलिस भी अब इस केस का खुलासा करने के लिए जिद पर उतर जाती है। दरअसल जो घटनास्थल पर कंडोम मिला था वो कंडोम टाइम मैक्स कंपनी का था। पुलिस को इतना तो यकीन हो जाता है कि जिस व्यक्ति की हत्या हुआ है, इस पूरे अपराध में एक व्यक्ति का हाथ नहीं हो सकता है। पुलिस एरिया के तमाम दुकानों में जाती है और उस कंडोम के बारे में पूछताछ करती है कि इस तरह का कंडोम कौन सी दुकान में बिकता है। पर पुलिस जितने भी दुकानों में जा कर के पूछताछ करती है, सारे के सारे दुकानदार एक ही जवाब देते हैं कि साहब इस कंपनी का कंडोम हमारे इलाके में सेल नहीं होता है। पुलिस उस कंडोम के ज़रिए कंपनी से जाकर मुलाकात करती है और कंपनी से पूछताछ करती है कि आपका प्रोडक्ट कौन कौन से शहर में सेल होता है। कंपनी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम दिल्ली या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सेल होता है। पुलिस को इतना पूरा यकीन हो जाता है कि शायद अपराधी या तो दिल्ली के होंगे या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के होंगे। इसीलिए 10-11 जून को भितरीडीह गांव के अंदर जितना भी मोबाइल एक्टिव था उन सब का डंप डेटा निकलवाती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था, लेकिन पुलिस के सामने कोई रास्ता भी नहीं बचा था। उस डेटा को जब चेक करना शुरू करती है, सारे डेटा को स्टेट वाइज अलग करती है। स्टेट वाइज जब अलग करती है तो आखिरकार उसमें से 11 नंबर ऐसे मिल जाता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था। पुलिस जब उन 11 नंबरों में चेक करती है तो उनमें से 4 ऐसे नंबर मिल जाता है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले का था। उन 4 नंबरों पर पुलिस को शक हो जाता है। पुलिस सोचती है कि एक ही ज़िले के 4 नंबर भितरीडीह गांव में कैसे एक्टिव हो सकता है।
इसीलिए पुलिस उन चारों नंबरों में से एक नंबर पर फ़ोन करती है। पुलिस जब उस नंबर पर फ़ोन करती है तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। पुलिस दूसरे नंबर पर फ़ोन करती है, पर पुलिस जब दूसरे नंबर पर फ़ोन करती है तो वो फ़ोन एक महिला उठाती है। पुलिस जब उस महिला से इन चारों नंबरों के बारे में पूछताछ करती है तो महिला चारों नंबरों को पहचानती नहीं है, बल्कि चारों के बारे में बताती है। कहती है कि साहब ये चारों हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। महिला जैसे ही ये शिनाख्त कर देती है, पुलिस बिना वक्त गंवाए अपनी टीम को लेकर सहारनपुर उस गांव में जाती है और वहां से 3 लड़कों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। पुलिस जिन 3 लड़कों को गिरफ्तार करती है उनमें से एक का नाम है इरफान, दूसरे का नाम है जावेद और तीसरे का नाम है मोहम्मद अली। दरअसल इरफान और जावेद दोनों सगे भाई हैं। इन तीनों की उम्र लगभग 20 से 25 साल के आसपास है। पुलिस इन तीनों से चौथे नंबर के बारे में पूछताछ करती है। दरअसल चौथा नंबर किसी सुरेंद्र सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड था। पुलिस जब इन तीनों के गांव में जाती है तो पुलिस को ये मालूम चल जाता है कि इरफान, जावेद और मोहम्मद अली और सुरेंद्र चारों एक ही गांव के नहीं हैं, बल्कि चारों ही दोस्त हैं। दरअसल ये चारों मिलकर सर्कस दिखाने का काम करते हैं। पुलिस इरफान से सुरेंद्र के बारे में पूछताछ करती है, पर ये तीनों पुलिस को इधर उधर का जवाब देना शुरू कर देते हैं, जिससे पुलिस को इन तीनों के ऊपर शक चला जाता है। सही तरीके से जब पुलिस के सवालों का जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस इन तीनों से कहती है कि ठीक है, तुम तीनों मिल करके सुरेंद्र की बात कराओ हमसे। जब पुलिस सुरेंद्र से बातचीत कराने की कहती है, तीनों अपना मुंह बंद कर लेते हैं। इसीलिए पुलिस अब इन तीनों के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार तीनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। कहते हैं कि साहब मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं था, बल्कि सुरेंद्र ही था। दरअसल हमने सुरेंद्र की हत्या कर दिया है। पर इरफान जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। सुरेंद्र जो इन्हीं के गांव का रहने वाला नहीं है, बल्कि चारों मिलकर सर्कस दिखाने का काम करते हैं। चारों में जब गहरी दोस्ती होती है, सब एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू करते हैं। इरफान की एक छोटी बहन है जिसका नाम है सोनिया। सोनिया जिसकी उम्र है लगभग 21 साल के आसपास। सुरेंद्र जब बार बार इरफान के घर पे आना जाना शुरू करता है, आखिरकार सुरेंद्र और सोनिया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सुरेंद्र और सोनिया के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि मौका निकालकर एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी इरफान को मालूम चल जाता है। इरफान को जैसे ही मालूम चलता है कि सुरेंद्र का उसी के बहन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इरफान अपनी बहन के साथ मार पिटाई नहीं करता है, बल्कि सोनिया का घर से निकलना भी बंद कर देता है, जिसकी वजह से अब सोनिया का सुरेंद्र से मुलाकात नहीं हो पाता है। सोनिया और सुरेंद्र का एक दूसरे से मुलाकात तो नहीं हो पाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों एक दूसरे से फ़ोन पे बातचीत करते रहते हैं। पर जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, इस बात की जानकारी फिर से इरफान को मालूम चल जाता है। इरफान अपनी बहन के पास जाता है, उसे समझाते हुए कहता है कि तुम सुरेंद्र के पास फ़ोन नहीं करोगी। पर जब अपनी बहन को मना करता है तो सोनिया उसे जवाब देती है कि मैं सुरेंद्र को फ़ोन नहीं करती हूँ, बल्कि सुरेंद्र खुद मेरे नंबर पर फ़ोन करता है। सोनिया जैसे इस तरह की जवाब अपने भाई को देती है, इरफान सुरेंद्र के पास जाता है और सुरेंद्र को जाकर समझाने की कोशिश करता है। पर सुरेंद्र को जब समझाने की कोशिश करता है तो सुरेंद्र भी इरफान को यही जवाब देता है कि मैं तुम्हारी बहन के नंबर पे फ़ोन नहीं करता हूँ, बल्कि तुम्हारी बहन खुद मेरे नंबर पे फ़ोन करती है। वो तुम्हारी बहन है, तुम खुद ही जाकर उसे समझाओ। इरफान बहुत ही गलत सिचुएशन में फंस जाता है कि आखिरकार अब वो समझाए तो समझाए किसको। इरफान को अब ये डर सताने लगता है कि अगर ये बातें आस पड़ोस के लोगों को जब मालूम चलेगा तो वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगा। इरफान को सुरेंद्र को लेकर के सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है कि सुरेंद्र का मोहम्मद अली की बहन के साथ में भी प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल मोहम्मद अली की बहन भी इन चारों के साथ ही सर्कस दिखाने का काम करती थी। इस बात की जानकारी मोहम्मद अली को भी मालूम था। जब इरफान को ये मालूम चलता है कि सुरेंद्र का उसके बहन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, इरफान ये बिल्कुल यकीन कर जाता है कि सुरेंद्र उसकी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहता है। सोनिया और सुरेंद्र जब उसकी बात नहीं मानते हैं, आखिरकार इरफान सुरेंद्र को सबक सिखाने का सोच लेता है और इसी सिलसिले में अपने छोटे भाई जावेद से बातचीत करता है। इरफान जावेद से कहता है
कि सुरेंदर को मैं काफ़ी समझाकर थक चुका हूँ, लेकिन सुरेंदर मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये बातें आसपास के लोगों को मालूम चलेगा तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सुरेंदर को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा देते हैं। इरफान जैसे इस तरह की बातें अपने भाई से कहता है, जावेद भी अपनी भाई की बात मान लेता है और फिर दोनों मिल करके सुरेंदर को इस दुनिया से हटाने के लिए जाकर मोहम्मद अली से मुलाकात करते हैं। दरअसल ये दोनों मोहम्मद अली को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करते हैं। इरफान मोहम्मद अली से कहता है कि सुरेंदर का तुम्हारे बहन के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। अगर ये बातें आस पड़ोस के लोगों को मालूम चलेगा तो तुम किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर सुरेंदर को कोई सबक सिखाते हैं। मोहम्मद अली इरफान से पूछताछ करता है कि आखिरकार हम सुरेंदर को क्या करेंगे। इरफान मोहम्मद अली से कहता है कि हम सुरेंदर को कहीं दूर लेकर के चलते हैं और फिर उसकी बुरी तरीके से पिटाई करेंगे। हो सकता है कि इसके बाद से सुरेंदर तुम्हारी बहन से बातचीत करना बंद कर देगा। इरफान जैसे इस तरह की बातें मोहम्मद अली से कहता है तो मोहम्मद अली भी इरफान की बात मान लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत ये तीनों जाकर सुरेंदर से मुलाकात करते हैं और सुरेंदर से कहते हैं कि इस बार हम सर्कस का करतब अंबेडकर नगर जिले के अंतर्गत भितरीडीह गांव में दिखाएंगे। दरअसल भितरीडीह गांव की रहने वाली एक लड़की है जिसका नाम है अनीता। अनीता भी इन चारों के साथ सर्कस दिखाने का काम करती है। अनीता के घर पे जाने की जब बात कहते हैं, सुरेंदर भी इन तीनों की बात मान लेता है। फिर अपने षड्यंत्र के तहत ये चारों ही 10 जून 2023 को भितरीडीह गांव अनीता के घर पे जाते हैं। जब शाम के वक्त अनीता के घर पे पहुंचते हैं तो इरफान सुरेंदर से कहता है कि हम अपना प्रोग्राम कल दिखाएंगे, इसीलिए आज रात को पार्टी करते हैं। पार्टी की बात जब कहता है तो सुरेंदर भी इरफान की बात मान लेता है। उसके बाद से इरफान और सुरेंदर ही मार्केट में जाते हैं और जाकर के कुछ शराब की बोतलें खरीद कर लाते हैं। शराब की बोतल खरीद कर जब अनीता के घर में जाते हैं तो इरफान सुरेंदर से कहता है कि हम शराब अनीता के घर में नहीं पिएंगे क्योंकि उसके घर वाले बुरा मान जाएंगे। क्यों ना हम इस गांव से कहीं बाहर चलते हैं। बाहर जाने की बात जब कहता है तो सुरेंदर इरफान से कहता है कि दरअसल इस गांव से थोड़ी ही दूर पे एक पब्लिक स्कूल है जो पिछले 2 सालों से बंद है, खंडहर में तब्दील हो चुका है। उस स्कूल के अंदर कुछ फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, वहीं पे हम चलते हैं, आराम से बैठ कर के शराब पिएंगे। जैसे ही उस स्कूल के बारे में इरफान से बताता है, इरफान भी एकदम से खुश हो जाता है क्योंकि इरफान ऐसी ही जगह ढूंढ रहा था। रात्रि के करीब 8 बजे के आसपास ये चारों एक पब्लिक स्कूल में जाते हैं और जाकर बैठकर काफ़ी मज़े में शराब पीते हैं। पर चारों जब शराब पीना शुरू करते हैं, इरफान, जावेद और मोहम्मद अली अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में सुरेंदर को शराब पिलाते हैं। सुरेंदर जब काफ़ी मात्रा में शराब पी लेता है वो काफ़ी नशे की हालत में हो जाता है। सुरेंदर जब नशे की हालत में हो जाता है, इरफान जावेद से कहता है कि जाकर उसका गला दबा दो। गला दबाने की जब बात कहता है तो मोहम्मद अली कहता है कि ये तुम कैसी बात कर रहे हो, हम लोगों ने तो सुरेंदर को सिर्फ पीटने के लिए तय किया था, अगर सुरेंदर की हम हत्या कर देंगे तो हम पकड़े जाएंगे। मोहम्मद अली जब पुलिस का डर दिखाता है तो इरफान उसे समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने पूरा प्लान तय कर लिया है। इससे पहले कि मोहम्मद अली कुछ और बोल पाता, जावेद एक भारी पत्थर उठाता है और सुरेंदर के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से सुरेंदर की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से सुरेंदर की डेड बॉडी के ऊपर स्कूल के जितने भी पुराने फर्नीचर था ला करके सारे लकड़ी रख देते हैं और उसमें आग जला देते हैं। उसके बाद से अपने आप को बचाने के लिए इरफान अपने साथ में एक कंडोम का पैकेट लाया था, कुछ नशीली दवाइयाँ भी लाया था, वहीं पे पास में गिरा देता है। इरफान को ये लगता है कि अगर कोई भी आकर के यहाँ पे देखेगा तो सबको यही लगेगा कि कोई यहाँ गलत संबंध बनाने के लिए आया था और इसी सिलसिले में इसकी हत्या हो गई है। पर शायद इरफान को नहीं मालूम था कि जो कंडोम का पॉकेट वहाँ पे डाला है वही कंडोम का पॉकेट एक दिन पुलिस को लेकर उसके घर तक पहुँच जाएगा। वाकई में इरफान जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस इरफान के तहरीर पे इन तीनों को पहले जिला अदालत में पेश करती है और फिर वहाँ से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।